हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज फिर मैं सीएपीएफ आयुष्मान के लेटेस्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मैसेज देख पा रहे होंगे, जो कि 16 फरवरी 2026 का मैसेज है, जहाँ पर इसमें महानिदेशालय सीआरपीएफ के तरफ से ऑल फॉर्मेशन के यहाँ पर निर्देश दिया गया है। खासकर इसमें 5 पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है, जिसको उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जवानों तक यह जो 5 पॉइंट्स है वह पहुंचने चाहिए। इसके बारे में सभी जवान को जानकारी होना चाहिए। इनका जो भी है, जो मुख्य इनका जो दिशा निर्देश है वह क्या क्या है, फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट में है दोस्तों 70 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों के लिए छूट है। क्या छूट है? यानी कि जो भी 70 वर्ष से अधिक आपके डिपेंडेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरीके के रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप उनका इलाज के लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप पहले होता था कि सरकारी हॉस्पिटल से आपको रेफर करवा कर ले जाना पड़ता था, तो आप विदाउट रेफर के किसी भी सूचीबद्ध यानी कि पैनल हॉस्पिटल में आप जाकर के और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना रेफर से, लेकिन ये भी है कि अगर आप बिना रेफरल के अगर आप जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में भी इस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, अगर सरकारी हॉस्पिटल अवेलेबल होता है तो उसमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, और कहीं कहीं तो बहुत जगह ऐसा एरिया है जहाँ की पैनलबद्ध अस्पताल भी नहीं मिलेंगे, तो इन पैनल हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में मजबूर बस आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में भी आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके डिपेंडेंट का उम्र होना चाहिए 70 वर्ष से ज्यादा। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा, रेफरल के नियमों में ढील, जो कि सेकेंड है। बल के जवान और उनके आश्रित के लिए अब केवल सीएपीएफ अस्पतालों से ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल से लिया गया रेफरल भी मान्य होगा। सेकेंड वाला पॉइंट है रेफरल को लेकर के, यानी कि यह सभी के लिए है, सीएपीएफ मेंबर जो हैं और उनके जो डिपेंडेंट हैं उन सभी के लिए है कि अगर आप ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाते हैं या फिर आईपीडी या ओपीडी, तो उस कंडीशन में आपको जरूरी नहीं है कि आप जो पैनलबद्ध यानी कि अपने डिपार्टमेंट से ही आपको रेफरल करवा करके ले जाना है। तो इस कंडीशन में पब्लिक हॉस्पिटल से भी रेफर करवा करके ले जा सकते हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल से। और ये कोई नया पॉइंट नहीं है, यह पहले से ही है, फिर भी यह मैसेज को फ्लैश किया जा रहा है ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे अभी भी दोस्तों को पता नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल से भी रेफर करवा करके और आप मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर इसका जो बेनिफिट है वह ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड नंबर में इनका पॉइंट है कि दोस्तों जब पोर्टल पे आप बिल अपलोड करते हैं, जब भी अपलोड करने से पहले सभी दस्तावेज जो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह एडम ऑफिसर, ठीक है, या प्रशासनिक ऑफिसर जो भी आपके यूनिट बटालियन में होंगे और मेडिकल ऑफिसर, दोनों में से किसी से भी आपको उसको अटेस्टेड करवा करके इसके बाद ही आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, और यह भी इंस्ट्रक्शन पहले से ही है। चौथा है दोस्तों चेकलिस्ट का पालन। एक्चुअली चेकलिस्ट दोस्तों यहाँ पर तो है नहीं, अभी फिलहाल हम लोग जो मेडिकल क्लेम करते हैं उसमें चेकलिस्ट नहीं करते हैं, बशर्ते अगर मेरे को मिल जाता है ऑफिशियली चेकलिस्ट तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट दे दूंगा अगर इसका जरूरत पड़े तो। चेकलिस्ट अगर दोस्तों जो चेकलिस्ट की बात करें तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको चेकलिस्ट मिलेंगे। हम एक नमूने के टाइप पर यह बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि दस्तावेज, रेफरल पर्ची, डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पर बिल हो गए, जो टेस्ट रिपोर्ट हो गए, यहाँ पर यस नो में यहाँ पर देना पड़ेगा चेकलिस्ट। नीचे आपका पोस्ट नंबर, नेम, रैंक रहेगा, यहाँ डेट रहेगा। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ सकती है शायद आने वाले दिनों में। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट पॉइंट है ई-केवाईसी से रिलेटेड है कि अगर जिन भी कार्मिकों का ई-केवाईसी पेंडिंग है, जो कि beneficiary.nha.in पे जाकर के आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका और आपके जो आपके डिपेंडेंट है उनके वहाँ पर दिखाई देता है कि आपके कौन कौन से कार्ड पेंडिंग है, कौन कौन से कार्ड अप्रूव है। ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे कार्ड को अप्रूव किया जाता है, चैनल पे मेरा लोड है। तो दोस्तों उसको अगर किसी का ई-केवाईसी पेंडिंग है, उस स्थिति में यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि उसको जो लंबित है उसको पूरा किया जाए, यानी कि फाइनल किया जाए। जो कार्ड ई-केवाईसी के लिए पेंडिंग है उसको यानी कि ई-केवाईसी करवाया जाए, ताकि आप अचानक से कहीं कुछ हो जाता है तो आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो वहां पर वह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आपको ई-केवाईसी
नहीं हुआ होगा। और लास्ट में महानिदेशालय की तरफ से सभी अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो यह मैसेज है हमेशा रोल कॉल में आपको सुनाएं, और जो वेलफेयर मीटिंग होती है उस होता है उसमें बताएं, दैनिक सम्मेलन जब होता है तो उसमें ब्रीफ करें। तो यह सभी पॉइंट के बारे में महानिदेशालय की तरफ से यह 5 पॉइंट के बारे में विशेषकर यहाँ पर मैसेज आया था, जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।